अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज जो हम आपको खबर देंगे बड़ी ही दिलचस्प और बड़ी ज़बरदस्त खबर है। वो ये है कि जो साबिक DGISI थे लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद, उन्होंने ISI के अंदर कुछ ऐसी की तब्दीलियाँ की या की एडिशंस किए जिसने आप कह लें कि उनके बाद भी आने वाले लेफ्टिनेंट नदीम अहमद अंजुम और फिर नए बनने वाले चीफ आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, इनके लिए बड़ी मुश्किल पैदा की ISI को, जिसे कहते हैं ना, अपने कंट्रोल में लाने में। और यही वो चेंजेस और आप कह लें कि इंडक्शंस थी जो 9 मई तक मामलात को लेकर गई, और यही वो चीज़ें थी जो फिर बाद में इस सब का, जिसके ऊपर जनरल फैज़ हमीद भी बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहे थे और इमरान खान साहब भी रिलाई कर रहे थे। और अल्टीमेटली ये सब कुछ सिस्टम पूरा का पूरा जब कोलैप्स हुआ तो फिर जिसे कहते हैं ना, कुछ वो चीज़ें कम से कम फ़ौज की हद तक वो कुछ हद तक सीधी हो गई। तो एक तो ये बात करेंगे। दूसरी हम आपको जो खबर देंगे वो है कि मियां नवाज शरीफ, जो वो दोबारा से जर्नलों और जजों के एहतसाब की बात कर रहे हैं, क्या वो जो ये जुआ खेल रहे हैं उसमें पार्टी उनके साथ खड़ी है? और क्या मियां नवाज शरीफ साहब के इसमें कुछ और भी उनके अपनी भी जो गिले शिकवे हैं वो हैं? ये सब इस पर हम आपको बात करेंगे। तो देखिए, एक बात तो अब नून लीग के अपने अंदर के ज़राए ये तस्दीक कर रहे हैं कि मियां शहबाज शरीफ साहब ने जाके लंदन में बड़े भाई को, मियां नवाज शरीफ साहब को बहुत समझाने की कोशिश की कि आप ये फ़ौज वाली लाइन मत लीजिए, मुझे बड़ा सख्त मैसेज कन्वे हो रहे हैं और मुश्किलात पड़ेंगी, और एक ऐसे वक्त में पड़ेंगी कि जब हमने बड़ी मुश्किल से फ़ौज के साथ मैंने ताल्लुकात बहाल किए हैं और अब सबको मालूम है कि अब अगली हुकूमत हमारी आनी है, फ़ौज हमारे साथ होगी। तो अगर आप ये कर देंगे तो वो जो पूरा मैंने एक वो आप कह लें ना, वो एक सेट किया है तमाम के तमाम जगहों पर चीज़ें कि ये यूँ बारी बारी स्टेप बाय स्टेप यूँ चीज़ें चलेंगी, तो वो सारा का सारा वो डिज़ाइन डिस्टर्ब हो जाएगा। और इसलिए आप ये मत करें। तो उस पर ये अब नज़र आ रहा है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने मियां शहबाज शरीफ साहब से एग्री नहीं किया और उन्होंने प्रेस टॉक करके बल्कि उल्टा मियां शहबाज शरीफ साहब को साथ बिठा कर फिर वही बातें दोहराई। तो इसमें एक वजह तो ये है कि अब मियां नवाज शरीफ भी जानते हैं, चाहे वो उसका इजहार नहीं करते, उसके बारे में उनके जो करीबी लोग हैं वो कहते हैं कि मियां साहब बड़े वो ग्रेस वाले और बड़े, जैसे कहते हैं ना, वो रख रखाव वाले इंसान हैं। वो अमूमन चीज़ें कहते नहीं होते, अंदर दिल में ही रख लेते हैं और ख़ामोश हो जाते हैं, उसका इजहार नहीं करते। तो अब मामला ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब को अंदाज़ा तो है कि ये जितनी गेम सेटिंग हुई है इसमें मियां शहबाज शरीफ साहब के केसेस भी माफ़ हो गए हैं, उनके बच्चों के भी माफ़ हो गए हैं। अब वो दोबारा से नैब रेफरेंसेस खुलने जा रहे हैं, लेकिन उसमें इनको तो कोई गर्म हवा लगने का इम्कान नहीं। लेकिन मैं इनके 16 माह की हुकूमत के दौरान भी ना वतन वापस आ सका, ना मेरे केसेस का मामला हल हो सका, ना मेरा फ्यूचर तय हो सका। तो मैं तो अभी भी कमज़ोर विकेट पे हूँ। मैं वज़ीर-ए-आज़म के उम्मीदवार के लिए मुझे कह तो रहे हैं कि आप वज़ीर-ए-आज़म के उम्मीदवार होंगे, आप वज़ीर-ए-आज़म के उम्मीदवार होंगे। हालांकि मेरा मामला इतना कमज़ोर है कि वो एक छोटे से अदालती फ़ैसले की मार है। और फिर वज़ीर-ए-आज़म कौन बन रहे होंगे? मियां शहबाज शरीफ साहब। और ये जो मियां शहबाज शरीफ साहब बार बार आके मुझे तहम्मुल, बर्दाश्त और दरगुजर के मशवरे दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि फ़ौज के साथ लाइन नहीं ख़राब होनी चाहिए, वो दरअसल मेरे इंटरेस्ट में नहीं कह रहे, वो अपने इंटरेस्ट में कह रहे हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर उन्होंने बनना है। और फिर अभी तक फ़ौज की तरफ से उनको वो क्लैरिटी भी नहीं मिल रही कि आप वतन वापस आ जाएं। फ़ौज की तरफ से वो क्लैरिटी भी नहीं मिल रही कि हम आपको प्राइम मिनिस्टर बनने देंगे। ठीक है,
बल्कि दबे लफ्ज़ों में उनको कन्वे ये होता है कि आप मियाँ शहबाज शरीफ साहब को भी अगली दफ़ा प्राइम मिनिस्टर ले आएँ। पंजाब आप बेशक मरीम नवाज़ को दे दें, लेकिन सेंटर में आप मियाँ शहबाज शरीफ साहब को प्राइम मिनिस्टर लाएँ। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब ज़ाहिर बात है वो 3 दफ़ा इस मुल्क के मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं। पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा आर्मी चीफ्स के साथ काम करने का उनको इत्तफाक है। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा आर्मी चीफ अपॉइंट करने का भी उनका ही तजर्बा है मियाँ नवाज शरीफ का। इवन कि जनरल आसिम मुनीर भी चाहे प्राइम मिनिस्टर मियाँ शहबाज शरीफ साहब थे, लेकिन चॉइस तो मियाँ नवाज शरीफ के थे। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब फ़ौज को बहुत बेहतर समझते हैं कि कहाँ पर उन्होंने किस वक्त कितनी चुटकी काटनी है और कितना रिएक्शन फ़ौज से आएगा, और कहाँ पे किस जगह पे कौन सी चुटकी काटनी है तो पैनिक होगा, क्या होगा, सब कुछ तो वो ये सब कुछ तो वो जानते हैं। लेकिन एक चीज़ जो अभी देखने वाली है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब अब ये जो जुआ खेल रहे हैं, जिस पर उनकी पार्टी में परेशानी है, उनकी पार्टी के बाद रहनुमा कह रहे हैं कि कोई ज़रूरत नहीं मियाँ नवाज शरीफ को ये करने की, ये इलेक्शन के बाद भी देखा जा सकता था, इलेक्शन से पहले करके तो वो पार्टी को फिर मुश्किलात का शिकार करने जा रहे हैं। जनरल बाजवा को इमरान खान निशाना बना रहा था, तो उनके साथ इदारे ने क्या किया, तो हम भी अगर जनरल बाजवा को निशाना बनाएंगे तो हमारे साथ क्या होगा। हमने पहले मुशर्रफ वाला ने देखा, ये PMLN के सीनियर लोग ये कह रहे हैं ऑफ द रिकॉर्ड ये बातें। लेकिन अब इसमें चीज़ ये है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब 4 साल से पाकिस्तान से बाहर हैं, या तो वो फिर अब ग्राउंड से इतना कट गए हैं कि उनको फिर शायद मालूम नहीं है कि ग्राउंड पे लोग कैसे सोच रहे हैं और कैसे देख रहे हैं। अगर तो और मुल्क के अंदर अब पॉलिटिकल डायनामिक्स क्या हो गई हैं, फ़ौज की इंक्रोचमेंट कितनी हो गई है, सब कुछ, अगर तो वो अब इससे एक हद तक डिस्कनेक्टेड हैं और जब वतन वापस आएंगे तो फिर उनको असल अंदाज़ा होगा, तो फिर तो हो सकता है उनका ये जुआ बैकफायर भी कर दिए। और अगर मियाँ नवाज शरीफ अभी भी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के नब्ज़ को जानते हैं, चीज़ों को समझते हैं उतना ही, क्योंकि डेफिनेटली ना वो इस इन लेट 70s, तो ये एज फैक्टर भी बड़ी चीज़ें होती हैं। तो अगर तो उनका अभी भी ब्रेन उसी तरह शार्प और इसी तरह उनकी निज़ाम पर गिरफ्त है, जो पॉलिटिक्स चल रही हैं उस पर गिरफ्त है, और वो उसकी नोक पलक कैसे संवार रही हैं और कहाँ कहाँ पर चीज़ें बिगड़ी हुई हैं, कौन से तार हिलाने हैं वो जानते हैं, तो फिर तो ये गैम्बल बड़ा दिलचस्प होगा इसका रिज़ल्ट। तो ये एक हालात हैं। इसके अलावा जो दूसरी खबर है वो मियाँ नवाज शरीफ साहब के ही एक और जो एक्यूज़ड हैं, साबिक DGI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद, उनके बारे में है। लेकिन वो हमें ये ज़रूर समझना चाहिए कि वो सिर्फ मियाँ नवाज शरीफ के मुजरिम नहीं हैं, वो पाकिस्तान के हर आइन पसंद, जमहूरियत पसंद, आइन को मानने वाले, कानून को मानने वाले, और इस मुल्क में नफ़रतें ख़त्म करने के जो हामी लोग हैं वो उन सब के मुजरिम हैं। उन्होंने आइन को रोंदा, उन्होंने जमहूरियत को रोंदा, उन्होंने कानून की बालादस्ती को रोंदा, उन्होंने समाज में ऐसी तंजीमें खड़ी की जिन्होंने मज़ीद नफ़रत बांटी, उन्होंने सियासत में इतनी नफ़रत बांटी, इतनी नफ़रत बांटी कि आज पाकिस्तान एक ऐसा लावा है जिस पर हम बैठे हुए हैं और अंदर सिर्फ नफ़रत भरी हुई है। लेकिन ऑफ कोर्स ये फैज़ हमीद साहब एज इंडिविजुअल तो नहीं कर रहे थे, ये बाजवा डॉक्ट्राइन था जनरल कमर बाजवा का। लेकिन फ़िलहाल जो खबर हमारे पास थी वो जनरल फैज़ हमीद से मुतल्लिक़ थी, तो बड़ी दिलचस्प थी। वो ये थी कि ISI में एक डिपार्टमेंट है IW का मतलब है इंटरनल विंग। तो
जनरल फैज़ हमीद ने किया ये कि जब वो DGISI थे तो वहाँ पर कहते हैं तकरीबन उन्होंने 140 से 150 के बीच में तकरीबन रिटायर्ड फौजी अफसरान भर्ती किए और वो विंग तमाम पॉलिटिक्स मैनेज करता था। लाइक पार्लियामेंट को कर्नल लियाकत, वो भी रिटायर्ड था, वो मैनेज कर रहा था। दीगर जगहों पर भी ये रिटायर्ड फौजी अफसरान घुसे हुए थे और सब कुछ ये मैनेज कर रहे थे। और ये सारे बाकी तो होता कि लाइक सेक्टर कमांडर है, वो अपने जिस डिपार्टमेंट का सेक्टर कमांडर है, अगर लाइक सी डिपार्टमेंट का है तो वो जो सेक्टर कमांडर इस्लामाबाद होगा वो DGC में जनरल फैसल नसीर को रिपोर्ट करेगा, मेजर जनरल फैसल नसीर DGISI लेफ्टिनेंट नदीम अहमद अंजुम को रिपोर्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पर चीज़ ये थी कि ये जो IW के लोग थे ये डायरेक्ट जनरल फैज़ हमीद को रिपोर्ट करते थे, ये उस चेन ऑफ कमांड को फॉलो नहीं करते थे और ना ही ये उस चेन ऑफ कमांड में आते थे। तो उससे ये होता था कि ISI के जो दीगर भी जो अफसरान और लोग होते थे वो बड़े कॉन्शियस होते थे इनके मामले में कि यार हम तो चलें, हमारी बात तो ऊपर तक नहीं जाएगी, इनकी बात तो फ़ौरन पहुंच जाएगी, और ये हम पर भी नज़र रखते हैं। और इसके पीछे जनरल फैज़ हमीद का जो फ़लसफ़ा था, जो कि वो कहते हैं जिसका वो इजहार करते थे, वो कहते थे पाकिस्तान में हमेशा से सियासत DGC और C सेक्शन जो है या C विंग जो है हमारा ISI का, वो मैनेज करता है और उसके आगे DGISI भी कमज़ोर होता है। तो DGC सबसे ताकतवर ओहदा माना जाता है ISI में इंटरनल मैटर्स में। तो वो कहते थे मैं लोगों को दिखाऊंगा कि DGC नहीं, असल प्लेयर DGISI ही होता है। तो उसके लिए वो इन IW के लोगों पे इन्हिसार करते थे और उन्होंने IW एक डिपार्टमेंट पूरा एक C के मुकाबले में एक पूरा एक डिपार्टमेंट, एक पैरेलल फोर्स खड़ी कर दी हुई थी जो कि तमाम पॉलिटिक्स को मैनेज करती थी, जजेस को भी वही मैनेज करते थे। जनरल फैज़ हमीद उन्हीं रिटायर्ड अफसरान को बुला के हुक्म दिया करते थे, तो जाकर सुप्रीम कोर्ट के जजेस से भी बाद से मुलाकातें किया करते थे। लाइक हमने सुना है कि जो साबिक चीफ जस्टिस गुलजार अहमद हैं या और भी दीगर जो गुजरे हैं जजेस, आसिफ सईद खोसा या वो साकिब निसार या बंदयाल साहब, इन सब तक डायरेक्ट एक्सेस थी इन ISI अफसरान को। तो अब हुआ ये कि जब इन लोगों ने टेक ओवर किया लेफ्टिनेंट नदीम अहमद अंजुम ने, तो इन्होंने जो ISI के अंदर कांटी छांटी जो सफाई शुरू की, उसके लिए इनको सबसे ज़्यादा IW डिपार्टमेंट से इनको प्रॉब्लम पेश आ रही थी कि यहाँ से लोगों को कैसे निकालने हैं, ये कहाँ पे हैं, किसको रिपोर्ट कर रहे हैं। और इवन कि यही लोग थे, अगर आपको याद हो तो एक दफ़ा पेशावर में इतला आई कि 2 ISI के अफसरान पेशावर में जनरल फैज़ हमीद को मिलने गए हुए थे। वो इतला आ गई तो उनको जब तक वापस पहुँचे तो उनको लेटर पकड़ा दिए गए कि भाई आप जाएँ। उस लेफ्टिनेंट फैज़ हमीद कोर कमांडर पेशावर थे, तो ISI के अफसरान उनको मिलने पेशावर चले गए। इधर लेफ्टिनेंट नदीम अहमद अंजुम को किसी ने तस्वीरें बना के भेजी, तो इन्होंने जब तक वो वापस पहुँचे इन्होंने उनके टेबल पे लेटर ऑफ थैंक्स रखा हुआ था। तो इसी तरह की चीज़ें हो रही थी। और यही लाइक मुझे किसी ने बताया कि लाइक एक इन्हीं में से एक कर्नल साहब थे, वो वैसे पेशावर डट में उनकी पोस्टिंग थी, लेकिन वो तकरीबन डेली इस्लामाबाद आए होते थे, सारा वक्त कोसार मार्केट में बैठे होते थे और उनके टेबल पर हमारे बहुत से एंकर्स का हर वक्त झमघटा रहता था। और वो उन एंकर्स को यही कहा करते थे कि बस देखें आप, आर्मी चीफ जनरल फैज़ हमीद ही आएगा। तो वही एंकर इसी उसमें जाके टीवी पर बड़ी वो इस किस्म की लाइन लेते थे कि जैसे लगता था कि भाई शहबाज शरीफ कुछ नहीं, गेम खेल गया हुआ फैज़ हमीद। और फिर ये था कि जनरल बाजवा की भी सपोर्ट हासिल थी उस वक्त। और फिर जो इमरान खान साहब का जो लॉन्ग मार्च था, जिसमें इमरान खान साहब ने यह भी पेशकश की कि जनरल आर्मी जनरल कमरजद बाजवा को एक एक्सटेंशन दे दीजिए इलेक्शन के टाइम के तक की। तो वो भी प्लान ये था कि इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च करेंगे और लॉन्ग मार्च लेते लेते आके GHQ के बाहर धरना दे देंगे और वहाँ पे एक प्रेशर बिल्ड होगा। जनरल कमरजद बाजवा भी कहेंगे कि ये तो चीज़ें बड़ी ख़राब हो गई हैं, फ़लान हो गया, ये हो गया, आर्मी चीफ
जाके प्रेशराइज करेंगे उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब को, और उसमें जनरल बाजवा को एक एक्सटेंशन दिलवा दी जाएगी और जनरल फैज़ हमीद का फिर एक रास्ता बन जाएगा कि तब तक जनरल आसिम मुनीर भी रिटायर हो जाएंगे, दीगर भी। जनरल बाजवा फिर जब इलेक्शन करवाएंगे और फिर इलेक्शन में पीटीआई को जितवा दिया जाएगा, वो आएगी, जनरल फैज़ हमीद आर्मी चीफ बन जाएंगे और इस तरह से दोबारा से 10 साल प्रोजेक्ट ट्रैक पे आ जाएगा। लेकिन समहाउ वो चीज़ें वैसे ना हो सकी। इमरान खान साहब को रास्ते में वो गोली लग गई, वापस चले गए, सब कुछ लॉन्ग मार्च अबेंडन हो गया। लाइक वो हुआ तो सही, लेकिन फिर वो बिल्कुल एक होम्योपैथिक सा हुआ। और उसके बाद जो चीज़ हुई कि यही जो IW के जो रिटायर्ड अफसरान ने भर्ती किए थे, यही फिर फ़ौज के अंदर भी बगावत की कोशिश करवाते रहे। और ये सारा कुछ जो रिटायर्ड फौजी अफसरान का बहुत नाम आता है ना कि वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रहे थे इमरान खान साहब के लिए, फ़ौज के अंदर लॉबिंग कर रहे थे, जनरल आसिम मुनीर के ख़िलाफ़ लॉबिंग कर रहे थे। तो वो यही इसी डिपार्टमेंट के या इसी डिपार्टमेंट से जुड़े हुए जो लोग थे वो ये सब कुछ कर रहे थे। और बाद में फिर 9 मई हुआ, वहाँ पे सब कुछ मिस कैलकुलेशन निकली और सब कुछ फायर बैक कर गया। और फिर उसके बाद पीटीआई कहाँ पर खड़ी है ये आप सबको पता है। लेकिन इस दौरान फिर कड़ा वक्त IW के लोगों पर भी हमने सुना आया और वो सब लोग भी फिर आहिस्ता आहिस्ता घर भेज दिए गए और उसके बाद लाइक ये रोड क्लियर हुई। तो ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग एक साइड है इस तमाम कॉन्फ्लिक्ट की। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।